दोस्तों, केरल की एक अदालत है और उस अदालत के अंदर एक केस की सुनवाई हो रही है। और इस केस की जो सुनवाई हो रही है, इसमें जो व्यक्ति है, जो मुजरिम है, ये एक व्यक्ति 42 साल का है, जो कि एक पिता है और दो मासूम बच्चियां इसके सामने खड़ी हुई हैं। और वो दोनों मासूम बच्चियां जज साहब से कह रही हैं कि जज साहब, ये जो दरिंदा पिता इस कटघरे में खड़ा हुआ है, इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब जैसे ही जज साहब इन बच्चियों की बात सुनते हैं, इन बच्चियों की माँ की बात सुनते हैं, उसके बाद में जो दरिंदा पिता खड़ा हुआ था उस कटघरे के अंदर, उसके बाद में जो केरल की अदालत जो फैसला सुनाती है, उस फैसले की चर्चा आज पूरे भारत के अंदर न सही बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दिखाई पड़ रही है। दरअसल जज साहब इस व्यक्ति को इसकी उम्र से भी बड़ी सज़ा सुनाते हैं। इस व्यक्ति को सारे मामलों में दोषी पाते हुए लगभग 123 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अब दोस्तों, ये जो व्यक्ति था, जो पिता था उन बच्चियों का, ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति की आज के समय में अगर हम औसत उम्र की बात करें तो 60 से 70 साल, इससे ज़्यादा की उम्र नहीं है। लेकिन ये जो पिता है, इसने ऐसा क्या संगीन जुर्म किया है कि इसके ऊपर जो कोर्ट है ज़रा भी रहम नहीं खाता है। और उसके बाद में इसे टोटल 123 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 8.8 लाख रुपए का जुर्माना भी इस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। तो क्या होता पूरी घटना, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कॉमेंट्स रहे हैं, वो आज के दिन वीडियो में अंत में पढ़े जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग भी अगर कोई कॉमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे, ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स को अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा कि किसने क्या लिखा है, किसने किसे विश किया है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस घटना का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है केरल से। और दोस्तों, केरल की एक जगह पड़ती है मल्लपुरम। अब दोस्तों, इसी केरल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ इसी मंगलवार 6 फरवरी की। और केरल की एक अदालत है जिसको मंजेरी स्पेशल, जो मल्लपुरम के अंदर आती है, फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत इसको कहा जाता है। और इसी अदालत के अंदर एक पिता खड़ा हुआ है। इस पिता की उम्र लगभग 42 साल के आसपास है। सामने इसकी एक बेटी है और जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। दूसरी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है। और इस व्यक्ति की पत्नी भी वहाँ पर है। सारे लोग मौजूद होते हैं। केरल की अदालत के अंदर लोगों की भी एक जमावड़ा होता है। और उसके बाद में जो इस व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है, वो 3 मामलों में इसे लगभग 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और एक मामले में इसे 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। टोटल इस व्यक्ति को लगभग 123 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति को 123 साल की सज़ा सुनाई गई, उसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों इस व्यक्ति की जो बेटियां हैं और इस व्यक्ति की जो पत्नी है, वही सरकार से ये गुहार लगाते हुए दिखाई पड़ रही है कि ये व्यक्ति जो है कभी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये जेल से बाहर आ गया तो उनकी ज़िंदगी को खतरा है। इसलिए कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को ज़मानत नहीं मिलना चाहिए। कम से कम 43 साल तो ये जेल में ही रहेगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इस पिता ने आखिर क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये घटना है लगभग नवंबर साल 2021 से मार्च साल 2022 के बीच की। ये जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 42 साल के आसपास है, इसकी बड़ी बेटी 13 साल के आसपास है, इसकी छोटी बेटी 11 साल के आसपास है। केरल के अंदर ये व्यक्ति रहता है मल्लपुरम में। और इसकी जो पत्नी है, ये आंगनबाड़ी में एक तरीके से नौकरी करती है, जॉब करती है। लेकिन आंगनबाड़ी में जब ये जॉब करती है तो कई बार ये घर से बाहर भी जाती है। जब घर के बाहर इसका आना जाना होता है, ये जो व्यक्ति था ये अक्सर घर के अंदर ही रहता था, क्योंकि पत्नी अगर नौकरी करती थी तो इसे कुछ काम काज रहता होगा। लेकिन ज़्यादातर जो समय था इसका घर के ही अंदर रहता था। अब इसकी जो बड़ी वाली बेटी है 13 साल के आसपास, ये कहीं ना कहीं अपनी बेटी के ऊपर नियत बिगाड़ने लगता है, उसके ऊपर नज़र फिराने लगता है। एक तरीके से ऐसा हैवान बन जाता है कि इसको इसके अपनी बेटी को देख के ही इसकी वासना जागती है। अब जो 13 साल की जो बेटी होती है, एक दिन ये घर के अंदर अकेली होती है कि जो पिता है ये पीछे से आता है और उसको पकड़ता है और उसके साथ में अपनी हवस मिटाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, जो बच्ची है 13 साल की बच्ची की क्या ही उम्र रही होगी, वो अपने पिता से एक तरीके से गुहार लगाती है, उससे कहती है कि पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम मेरे साथ में आखिर क्या कर रहे हो। तो जो पिता था ये इस कदर हैवान बन चुका था, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से शैतानियत सवार हो चुकी थी कि ये अपनी ही 13 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म करता है। और उसके बाद में दोस्तों, जब एक बार ये दुष्कर्म करने का, रेप करने का जो सिलसिला ये पिता शुरू करता है, तो उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता।
नवंबर साल 2021 की ये बात है, मार्च साल 2022 आ जाता है। अब आप लोग देख लीजिए कितने महीने तक ये अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म करते रहता है। अब बड़ी बेटी के साथ तो दुष्कर्म करता ही रहता है, लेकिन छोटी बेटी को भी प्रताड़ित करता है। कभी उसे गलत तरीके से टच कर लेता है, कभी आते जाते उसको छेड़ता है, कभी चलते फिरते उसको हाथ मार देता है, क्योंकि पत्नी घर पे आमतौर पर रहती नहीं है। अब ये सोचता है किसी तरीके से बड़ी बेटी को तो मैंने डरा लिया है, धमका लिया है, उसका तो मैं शारीरिक शोषण कर रहा हूँ। लेकिन जो छोटी वाली बेटी है, अगर ये उसके कब्जे में आ जाए, अगर ये उसके डराने में आ जाए, तो एक तरीके से वो पूरा हैवान बन सकता है। और इसी के लिए ये अपनी छोटी वाली बेटी पर ट्राई करता है। अब जैसे ही अपनी छोटी वाली बेटी पर ट्राई करता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ में रेप करने की कोशिश करता है। जो छोटी वाली बेटी थी वो इसका विरोध करती है। अब छोटी वाली बेटी जब विरोध करती है तो इसी बीच में ये अपने मंसूबों में कामयाब हो नहीं पाता है कि इसकी जो पत्नी होती है उसी समय घर पे आ जाती है। अब जैसे ही पत्नी घर पे आती है, ये खामोश हो जाता है। एकदम से बेटी से कहता है कि माँ से इस तरीके के इस बारे में कुछ जिक्र मत करना, अगर तुमने माँ से जिक्र किया तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वाकई में दोस्तों, इस पिता से बुरा और कोई हो सकता है। उसके बाद में जो छोटी वाली लड़की थी, छोटी वाली जो बेटी थी, वो इसके डराने में नहीं आती है, इसके धमकाने में नहीं आती है, और सीधा सीधा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि माँ, जब तुम घर पर नहीं थी तब पिता ने मेरे साथ में इस तरीके से दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। अब जैसे ही ये महिला इस तरीके की बात सुनती है, इसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। एक बाप के सहारे अगर बच्चियों को छोड़ दिया जाए तो क्या बाप उन बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करेगा? क्या बाप उन बच्चियों के साथ में हैवान बनेगा, उनसे अपनी हवस मिटाएगा? अब ये जो माँ थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपनी बड़ी बेटी को बुलाती है, उससे पूछती है कि जो छोटी वाली बहन कह रही है ये सच है? तो उसके बाद में जो बड़ी वाली बेटी कहानी सुनाती है, उसे सुनने के बाद में इस माँ को गहरा सदमा लग जाता है। दरअसल बड़ी वाली जो बेटी है बताती है, माँ, नवंबर साल 2021 की ये बात है कि जब तुम घर से गई थी तो ये जो मेरे पिता थे, ये एक दिन आकर मुझे पीछे से ही पकड़ लेते हैं और मेरे साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। मैं इन्हें अपने रिश्ते की दुहाई देती हूँ, मैं इन्हें समझाती हूँ, बुझाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिता थे ये मानते नहीं। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, मेरी एक भी चीख की आवाज़ मेरे पिता के कानों में नहीं जाती है। और उसके बाद में जो पिता थे ये मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, मेरा रेप करते हैं, और उसके बाद से ये जो सिलसिला था ये लगातार चलता रहता है। आए दिन जब तुम घर पे नहीं होते और जब भी मेरे इस हैवान पिता का मन करता तो ये मेरे पास आता, मुझे डराता, धमकाता और उसके बाद में मेरे साथ में रेप करता। अब जब मैं इस बात का विरोध करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं माँ से कह दूँगी, तो ये मुझसे कहता है कि अगर तुमने माँ से या फिर किसी से भी कुछ भी कहने की कोशिश की तो जो तुम्हारी छोटी वाली बहन है, जिसकी उम्र मात्र 11 साल के आसपास है, अगर तुमने मुझसे इस तरीके की ये सोचा कि किसी को बता दूंगी तो मैं तुम्हारी छोटी वाली बहन के साथ में भी वही करूँगा जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अब दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही बड़ी वाली लड़की ये बताती है, इस माँ के तो एकदम से होश गुम हो जाते हैं। माँ तो सोचने समझने भी मजबूर हो जाती है कि आखिर उसकी बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है। दोस्तों, ये जो दरिंदा था, जो बाप था, ये इतना ज़्यादा बेरहम था कि बड़ी वाली लड़की जो थी उसके साथ में इसने इस तरीके से दुष्कर्म किया था कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोटें आई थी। अब दोस्तों, उसके बाद में जो महिला होती है तुरंत अपनी दोनों बच्चियों को लेती है और उसी इलाके में एक सरपंच होती है, जो कि सरपंच की सदस्य होती है, जो कि स्थानीय जगह पड़ती है। अब स्थानीय जगह में जो सरपंच की सदस्य होती है, ये महिला उनके पास जाती है अपनी बेटियों को लेकर और सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। अब जैसे ही वो सरपंच की सदस्य इस बात को सुनती हैं, वो तुरंत जो चाइल्ड लाइन होती है उस पर कॉल करती है और उस पर कॉल करने के बाद में जैसे ही चाइल्ड लाइन को ये पता चलता है कि एक बाप अपनी ही बच्चियों के साथ में दुष्कर्म कर रहा है, हैवानियत कर रहा है, तो चाइल्ड लाइन की जो टीम थी वो तुरंत आती है और इन बच्चियों से पूछताछ करती है। इन बच्चियों के बयान लिए जाते हैं। एक तरीके से इन बच्चियों से इस तरीके से पूछा जाता है, बहुत बहला कर, फुसला कर, समझा कर। तो ये जो बच्चियाँ होती हैं ये सारी बात सिलसिलेवार तरीके से चाइल्ड लाइन की टीम को बताती है। उसके बाद में मामला जो था वो एडवन्ना पुलिस स्टेशन पहुँचता है। अब जैसे ही एडवन्ना पुलिस स्टेशन में ये पता चलता है कि एक बाप अपनी ही बेटियों के साथ में दरिंदगी कर रहा है और इस तरीके से नवंबर साल 2021 से मार्च साल 2022 तक ये कर रहा है, उसके बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजा जाता है। और इस पूरे केस की जो एक तरीके से रहनुमाई कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो थे इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद। अब दोस्तों, इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद इस व्यक्ति को जेल तो भेज देते हैं, लेकिन जेल भेजने के बाद में पुलिस का सबसे बड़ा काम ये होता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध हो, उसके बाद में इसे सज़ा कराई जाए। अब उसके बाद में ये व्यक्ति जेल चला जाता है। इधर जो पुलिस थी इन दोनों बच्चियों की काउंसलिंग कराती है और काउंसलिंग कराने के बाद में जितने भी सबूत आते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उसकी एक पूरी फाइल बना जाती है और सारे एविडेंस के आधार पर आखिरकार इसी जो तारीख आती है मंगलवार 6 फरवरी साल 2024,
मंगलवार 6 फरवरी साल 2024 को ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले जो 1.5 साल ये व्यक्ति जेल में रहा, इस दौरान इस व्यक्ति ने बेल के लिए कई बार अर्जी दी, लेकिन इसे एक बार भी बेल नहीं मिल पाई। अब मंगलवार 6 फरवरी साल 2024 को ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में दोनों ही पक्षों के वकील जो होते हैं वो खड़े होते हैं और सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं। अब उसके बाद में जब इस पूरे केस का फैसला होता है और इस फैसले में जो जज साहब होते हैं जिनका नाम अशरफ AM होता है, वो सारे सबूतों को देखते हैं, सारे गवाहों को मद्देनज़र रखते हैं और उसके बाद में एक फ़ैसला सुनाते हैं। दरअसल इस व्यक्ति के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं वो धारा होती हैं पॉस्को एक्ट के तहत 6A की धारा लगाई जाती है, यानी गंभीर भेदक यौन हमला। उसके बाद में IPC धारा 376 के तहत इस पर केस चलता है। उसके बाद में 5L के तहत इस व्यक्ति के ऊपर सज़ा सुनाई जाती है और इस व्यक्ति को जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि एक और सज़ा सुनाई जाती है जिसमें से 75 जो होती थी न्याय अधिनियम की जो धारा होती है, धारा 75, उसके तहत इस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाद में इस व्यक्ति को तनबूर जेल भेजा जाता है। अब दोस्तों 3 मामलों में इस व्यक्ति को 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है, एक मामले में इस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद में इस व्यक्ति के ऊपर 8.8 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है। उसके बाद में इस व्यक्ति को तनबूर जेल के अंदर भेजा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि केरल के अंदर जो जज साहब ने जो फैसला लिया, यकीनन दोस्तों ये फैसला इतना ज़्यादा सराहनीय है, इतना ज़्यादा प्रशंसा के लायक है कि जितनी भी प्रशंसा इस फैसले की जाए वो कम है। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में, इस बाप के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इससे जो सज़ा मिली, क्या आप लोग इस सज़ा से सहमत हैं? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के भी जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, पहले परिवार में बड़े होते थे, लोग एक साथ रहते थे जिसमें रिश्तों का मूल्य समझा जाता था। आज परिवार छोटे हो गए हैं, एकांत माहौल मिल जाता है और रिश्तों का मूल्य जो है वो कम हो गया। इसी वजह से रिश्तों में अपराध बढ़े हैं। अपने बच्चों पर शक ना करें पर निगाह ज़रूर रखें। रिश्तों से परिचित करवाएं ताकि वो समझें यही सही है और क्या पुराना है, क्या समय है, सारी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। उसके बाद में ह्यूमन करके आईडी है, लिखते हैं बहुत उम्दा अंदाज़ है कहानी बयान करने का। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इरशाद हैं जो अपना थम्सअप करते हैं, भैया धन्यवाद। मिथुन वर्मा हैं जो प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम। नासिर पठान जी लिखते हैं सर और 3 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। देव कुमार जी जो कि काफ़ी दिनों के बाद में कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं वेरी सैड स्टोरी, तो भैया धन्यवाद। उसके बाद में नौशाद अली हैं, लिखते हैं सर जी लव यू, तो भैया नौशाद अली जी लव यू टू। उसके बाद में सुजीत मंडल वेस्ट बंगाल से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सोनू धीमान जी का है, लिखते हैं लव यू ब्रदर। पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आप कैसे हो? जैसे ऐसे भाई को तो फांसी होना चाहिए। तो अनुज गोदारा जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ और आपने जो व्यू दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स लिखते हैं, मलिक भाई उस भाई को उम्र कैद होनी चाहिए। अब्दुल मन्नान अंसारी बल्ला शेरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अवतार सिंह है, लिखते हैं दरबार अवतार सिंह बाड़मेर राजस्थान नियमित श्रोता हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली हमारी कहानी सुनते हैं। विकी कालिया जी HP से हमारी कहानी सुनते हैं, लिखते हैं वेरी गुड जॉब, तो भैया धन्यवाद। उसके बाद में नम्मू खान कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में गल कल के आईडी है, लिखते हैं आई एम वाचिंग यू भैया, वाओ दिस इज ब्रदर इज सिकिंग, तो सिकेनिंग, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आई एम लिसनिंग योर स्टोरी व्हेन यू हैव 1K सब्सक्राइबर, तो भाई मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जब से हमारी कहानी सुन रहे हैं कि जब हमारे 1K सब्सक्राइबर थे। आलोक जी हैं, लिखते हैं ये समाज का पतन है और मानसिकता जो है वो एक तरीके से परिचायक है, भैया आपका धन्यवाद। उसके बाद में मुजाहिद खान है, लिखते हैं बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, पटियाली हमारा पड़ोसी शहर है। मुजाहिद खान ग्राम अली नगला जिला बदायूं से, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं इस लड़के ने वहाँ भाई के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर, तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में इसरार अहमद है, लिखते हैं कमेंट्स करते हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिखते हैं, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देव मेहरा जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं सर मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि आप ऐसी स्टोरी लाओ जैसे शम्स ताहिर खान, कुछ स्टोरी रहस्यमयी जिसमें कोई प्लेन पर कोई जो प्लेन है वो गायब हो जाता है, इस तरीके से बता रहे हैं जो स्टोरी एक रहस्यमय स्टोरी होते हैं। और तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और आप लिखते हैं कि मैं कुछ स्टोरी आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर उन स्टोरियों के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके की जो स्टोरी है ये आगे मैं अपने चैनल पर हर संडे लेके आऊँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की जो कहानी है, आज की जो क्राइम की घटना है, ये आज ही के दिन इस क्राइम की जो न्यूज़ है वो आती हुई दिखाई पड़ी, तो इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
अच्छा, वीडियोस पे लाइक बहुत कम आते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं और कमेंट्स भी नहीं करते हैं यार। कमेंट्स करा करें, लाइक करा करें। और दोस्तों 2-4 दिन की बात है कि हमारा जो स्टूडियो है ये भी खस जाएगा। उसके बाद में हम लोग नया काम करेंगे, नया स्टूडियो बनाएंगे और उसके बाद में हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता है ये लंबा चलेगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।